यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में पवन के परिवहन कार्य के बारे में साथ ही साथ पवन के निक्षेपण कार्य से जो बनी स्थलाकृतियाँ हैं उसके बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। तो पवन के जो है पहले के वीडियो में आपने देखा है अपर्दन कार्य से जो बनी स्थलाकृतियाँ हैं उसमें जो कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। तो जिसमें सबसे पहले जैसे आपने मुख्य रूप से देखा था, यानी जैसे यारडांग है, च्यूगेन है, छत्रक शिला है, ट्राइकांटर है आदियों का जो पवन के अपर्दन कार्य से जो बनी स्थलाकृतियाँ हैं उसमें अपन ने मुख्य रूप से देखा है। जैसे वातगर्त आदि के बारे में भी जो अपर्दन कार्य से जो बनी स्थलाकृतियाँ हैं वो देखा था। अब आज अपन देखेंगे पवन के परिवहन कार्य एवं निक्षेपण कार्य से बनी स्थलाकृतियाँ। तो सबसे पहले जो है पवन का जो परिवहन जो कार्य है यानी ट्रांसपोर्टेशन वर्क्स ऑफ वाइंड। तो वाइंड जो है वो परिवहन किस प्रकार से करती हैं और उससे जो है यानी पवन जो है वो अपर्दन के अन्य प्रकोपों के समान पवन भी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं परिवहन कार्य कहते हैं। जिस प्रकार से जो यातायात के जो साधन हैं वो जो परिवहन के साधनों के नाम से जाने जाते हैं, उसी प्रकार से पवन भी जो है परिवहन का मुख्य रूप से कार्य करती हैं। यानी धरातल पर जो असंगठित पदार्थ, रेत कण, बालू, शैल, चूर्ण आदि जो होते हैं उसको अपने साथ तीव्र झोंकों के साथ जो उसमें जो गति होती है अपरिमित, उस शक्ति के कारण वो क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो अपने साथ उड़ा करके या लुढ़का करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ले जाने का कार्य करती हैं। बेगनाल्ड ने 1941 में पवन के परिवहन कार्य को निम्नांकित 3 भागों में विभाजित किया था। पहला जो है वो है पवन धूल कणों को लटका कर ले जाती है। पवन जो होती है वो पहला जो कार्य कैसे होता है परिवहन का, तो पवन जो है धूल कणों को अपने साथ लटका करके ले जाती हैं। दूसरा है छोटे छोटे पदार्थों को उछाल कर एवं आगे पीछे खिसका कर ले जाती हैं। यानी दूसरा जो है वो क्या है छोटे छोटे पदार्थों को उछाल कर आगे पीछे खिसका करके वो ले जाती हैं। तीसरा जो है 3 भागों में जो विभक्त किया, तो तीसरा जो मुख्य जो है वो है कई पदार्थों को उठा उठा कर ले जाती हैं। यानी और कई जो थोड़े जो भारी पदार्थ होते हैं उसको उठा उठा करके वो ले जाती हैं। इस प्रकार से परिवहन का जो कार्य संपादित होता है पवन द्वारा। तो पवन का परिवहन कार्य अपर्दन के अन्य कारकों के समान सुनिश्चित नहीं होता है, अतः पवन के परिवहन कार्य की निम्नलिखित सामान्य विशेषताएं होती हैं। तो पहली जो विशेषताएं हैं परिवहन कार्य की वो है पवन द्वारा परिवहन की दिशा निश्चित नहीं होती। यानी पवन जो है वो वायुदाब से चलता है सामान्यतः, यानी उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की तरफ। तो यानी इसमें जो है जहाँ जिधर उच्च वायुदाब होगा उधर से जो है वो निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। यानी इसमें जो होता है वो कोई एक निश्चित दिशा पवन की नहीं होती है, यानी वो बदलती रहती हैं। दूसरा है पवन का परिवहन अधिक दूरी तक विस्तृत होता है। यानी और परिवहन का जो परिवहन जो होता है वो क्या है अधिक दूरी तक भी विस्तृत होता है, असीमित होता है। ठीक है। तीसरा है पवन द्वारा परिवहन नदी तथा हिमनद के समान एक दिशी न होकर के बहुदिशीय होता है। ठीक है, एक दिशा में न होकर के वो बहुदिशीय यानी कई अनेक दिशाओं में ये परिवहन का कार्य होता है। अब जो है चौथा जो है वो है पवन द्वारा परिवहन कार्य सतह पर या सतह के ऊपर वायुमंडल के निचले स्तर पर भी होता है, जबकि अन्य कारकों में परिवहन कार्य सतह पर या सतह के नीचे होता है। यानी इसमें क्या होता है सतह के ऊपर और सतह पर भी होता है, और अन्य कारकों में क्या होता है सतह पर या सतह के नीचे होता है। पांचवा है पवन द्वारा केवल बारीक कणों का ही परिवहन एक बार में ही हो जाता या हो पाता है। अधिकांशतः मोटे मोटे पदार्थों का परिवहन रुक रुक कर कई बार में होता है। बारीक कणों का जो परिवहन होता है वो एक बार में ही हो जाता है, लेकिन अधिकांशतः जो है मोटे पदार्थों का जो परिवहन होता है वो रुक रुक करके कई बार में होता है।
छठा जो है वो है केवल 0.2 mm से कम व्यास वाले कण हवा के साथ मिलकर चलते हैं और उनसे बड़े आकार के पदार्थ फुदक फुदक कर या लुढ़क कर, सरक कर अथवा उछल उछल कर चलते रहते हैं। यानी ये जो होता है परिवहन कार्य की जो विशेषता है। ठीक है, अब जो है पवन का जो है निक्षेपण कार्य, ये निक्षेपण कार्य से जो बनी स्थलाकृतियाँ हैं वो अपने को मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, क्योंकि परिवहन के जो कार्य वो सामान्यतः कम ही आते हैं एग्जाम में, लेकिन पवन के जो निक्षेपण कार्य से या निक्षेपात्मक कार्य से जो बनी स्थलाकृतियाँ हैं उसके बारे में सामान्यतः प्रश्न बनता रहता है। तो यानी डिपोजिशनल वर्क ऑफ वाइंड, जब पवन की गति मंद पड़ जाती है या उसके द्वारा परिवहित सामग्री उसकी वहन क्षमता से अधिक होती है, यानी या तो पवन की जो गति होगी वो मंद पड़ जाएगी या फिर परिवहित सामग्री उसकी वहन क्षमता से क्या हो जाती है अधिक हो जाती है, तो उसके द्वारा वहित सामग्री निक्षेपित होने लगती है। उसके द्वारा जो वहित सामग्री होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे वो निक्षेपण यानी होने लगती हैं तथा बालू के कण धरातल पर छूटने लगते हैं। और जो बालू के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, धरातल पर छूटने लगते हैं। वायु के निक्षेपण कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है, और प्रमुख रूप से जो है वायु के जो निक्षेपण कार्य है उसको मोटे तौर पे क्या है, दो भागों में बांटा जाता है। जो वायु की निक्षेपण पद्धति पर निर्भर करता है। जब वायु के द्वारा चिकनी मिट्टी एवं बजरी के निक्षेपण होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, लोयस कहे जाते हैं। यानी बालू के द्वारा जो है चिकनी मिट्टी एवं बजरी, ये अपने को मुख्य रूप से ध्यान रखना है। लोयस के बारे में सामान्य ज्ञान में भी प्रश्न आता रहता है। ठीक है, तो यानी ये क्या पवन के निक्षेपण कार्य से बनी स्थलाकृतियों में से है। ठीक है, यानी जब क्या होती है, रेत या चिकनी मिट्टी के निक्षेप होते हैं चिकनी मिट्टी एवं बजरी के जो निक्षेपण होते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, लोयस के नाम से जाना जाता है। और ये जो चीन में सामान्यतः इस प्रकार के जो लोयस से जो बनी स्थलाकृतियाँ वो ज़्यादा पश्चिमी चीन में पाई जाती हैं। लोयस जो है वो जब रेत तथा चिकनी मिट्टी के निक्षेप होते हैं तो वे रेतीले टिल्ले कहे जाते हैं। और जब बालू के टिल्ले का निर्माण वायु द्वारा होता है तो वह अर्घ कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अर्घ कहलाता है। और अर्घ बालू के टिल्ले की क्रमबद्ध पंक्ति हैं जो एशिया में कोम के नाम से जानी जाती हैं या कहलाती हैं। अब जो है निक्षेपण कार्य से जो बनी जो प्रमुख जो स्थलाकृति हैं, वो प्रमुख जो पहली जो स्थलाकृति हैं वो क्या है, लोयस। लोयस एक जर्मन भाषा का शब्द है। यह जो लोयस जो शब्द है वो क्या है, जर्मनी की भाषा यानी जर्मन भाषा का शब्द है। यह बहुत बारीक कणों की संबद्ध चूर्णशील सूक्ष्मरंध्री पीले और बादामी रंग की धूल के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ये जो है वो क्या है, बारीक कणों की संबद्ध चूर्णशील और सूक्ष्मरंध्री पीले बादामी रंग के धूल के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। पवन द्वारा रेगिस्तानी भागों से उड़ाकर बहुत दूर, यानी इसमें जो होता है पवन द्वारा जो है रेगिस्तानी भागों से जो बारीक जो मिट्टी होती है वो उड़ा करके बहुत दूर ले जाकर किए गए रेत के निक्षेप को लोयस कहा जाता है। रिश्तोफेन यानी लोयस शब्द का जो सर्वप्रथम जो है रिश्तोफेन ने प्रथम बार इसका प्रयोग किया था। ठीक है, ये प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने 1868 में लोयस का निर्माण प्रक्रिया पर प्रकाश डाला तथा गोबी मरुस्थल के पूर्वी चीन के, यानी गोबी का जो मरुस्थल है उसके पूर्वी चीन के उत्तरी भाग का अध्ययन किया। इसका नाम फ्रांस के जो है एल्सास प्रांत के एक कस्बे, यानी फ्रांस जो है देश, उसके एल्सास प्रांत जो है उसके एक कस्बे यानी लोयस के नाम पर पड़ा है, इसका जो नाम पड़ा है, क्योंकि इस कस्बे के समीप इस प्रकार की धूल के निक्षेपण सर्वप्रथम देखे गए थे। यानी ये जो कस्बा है वहाँ पे ही सर्वप्रथम इस प्रकार के निक्षेपण धूल के देखे गए थे सर्वप्रथम। तो लोयस मिट्टी के कण इतने महीन होते हैं कि
इनमें परतें नहीं होती। इनमें क्या होती हैं? परतें बिल्कुल भी नहीं होती हैं, बल्कि संकुचन के कारण ऊर्ध्वाधर समतलों के टूटने की प्रवृत्ति होती हैं। लोयस की रासायनिक संरचना में फेल्सपार, अभ्रक, क्वार्ट्ज, फेल्साइट, सिलिका तथा एल्यूमिनियम आदि खनिज सम्मिलित होते हैं, जिन पर ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण क्या होता है? इसका रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। लोयस के जमाव समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। यानी ये जो समुद्र तल से जो है 1600 मीटर की ऊंचाई तक भी ये पाए जाते हैं। लोयस के जमाव के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी होते हैं। पहला जो है वो है वनस्पतियों का अवरोध। जब तक वनस्पतियों का अवरोध नहीं होगा तब तक ये यानी लोयस का जमाव नहीं हो पाएगा। यदि किसी क्षेत्र में वनस्पतियों का व्यापक आवरण हो तो वायु को प्रवाहित सामग्री के उड़ाने में बाधा पहुंचाती है, परिणामतः कणों का निक्षेप होने लगता है। और दूसरा जो है कारक वो है लोयस के जमाव के लिए उत्तरदायी कारक में वर्षा द्वारा, यानी वायुमंडल में रेत के कणों या धूल के कणों का जमाव वर्षा की बूंदों के साथ जो धरातल पर जो होता है, तो उसको ये भी क्या है? कारक है जो लोयस के जमाव या निक्षेप में सहायक होता है। अब जो है अगला जो तीसरा जो कारक वो है धूल कणों की संबद्धता। वायुमंडल में यानी ये जो है वायुमंडल में धूल कणों की जो संबद्धता है वो कैसे होती है? तो वायुमंडल में विद्यमान धूल कण भी परस्पर क्या होते हैं? संबद्ध होकर वायु की गति को क्या कर देते हैं? वो क्षीण कर देते हैं। ठीक है, तो क्षीण होने पर भारीपन के कारण भू सतह पर वो निक्षेपित होने लगते हैं। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड का मैप दे रखा है इसको आपको अच्छे से अपने नोटबुक में जरूर बनाना है, क्योंकि ये जो है लोयस के जमाव कहाँ कहाँ हैं, तो यानी लोयस भूमि के बारे में ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे ये फ्रांस के यहाँ पे, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी और ये जो गोबी के जो मरुस्थल हैं यहाँ पे जो मध्य एशिया में ये, और चीन के ये पूरी ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये सामान्यतः इसके अलावा ये दक्षिण अमेरिका में भी लोयस के जमाव के बारे में ये जो बता रखा है। तो यानी विश्व स्तर पे लोयस के जमाव कहाँ कहाँ सामान्यतः होते हैं? पवन के पवन निक्षेपण कार्य से। ठीक है, जो स्थलाकृतियों का जो निर्माण होता है उसके बारे में अपने को ये मैप का जो है अच्छे से अपने को नोटबुक में जरूर बनाना है। फिर जो है लोयस के जो प्रकार है, लोयस के प्रकारों के बारे में जो है पहला जो है लोयस के निर्माण में सहायक सामग्री के प्राप्ति स्थल के आधार पर, यानी जो होता है सामान्यतः क्या है? लोयस के निर्माण में सहायक सामग्री के प्राप्ति स्थान के आधार पर लोयस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मरुस्थली तथा दूसरा होता है हिमनदी। मरुस्थली भागों से उड़कर आने वाली धूल के जमने से निर्मित लोयस मरुस्थली लोयस कहलाते हैं। जैसे चीन का लोयस का मैदान जब हिम नदों की घाटियों में स्थित मिट्टी के छोटे छोटे कणों को पवन उड़ाकर अपने साथ ले जाती हैं, तो अधिक दूरी तक जाने के बाद उसका निक्षेपण कर देती है। इसे क्या कहते हैं? हिम नदीय लोयस कहते हैं। और फ्रांस और बेल्जियम के मध्य पाए जाने वाले लोयस हिम नदी लोयस के प्रमुख उदाहरण हैं। और फ्रांस और जो बेल्जियम जो है वहाँ पर भी जो लोयस के जो जमाव पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रायः हिम नदी लोयस के प्रमुख उदाहरण के रूप में इनको जाना जाता है। यहाँ इसे लिमन के नाम से जाना जाता है। अब लोयस का जो वितरण है आप ऊपर देख ही चुके हैं डायग्राम में। ठीक है, इसका सर्वाधिक निक्षेप एक बार और देखना चाहो देख सकते हो। ये जो है आपको अपने नोटबुक में ज़रूर बनाना है। ये जो डायग्राम है ये जैसे यहाँ पे जो है, इसके अलावा ये और ये यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के जो यूएसए का भाग, दक्षिण अमेरिका में आदि जो ये कुछ जो क्षेत्र हैं यहाँ पे जो है लोयस का जो वितरण है उसके बारे में आपको अपने नोटबुक में ज़रूर बनाना है, ताकि अपन अच्छे से इसके बारे में लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये लोयस का वितरण पाया जाता है। तो लोयस का जो वितरण है, सर्वाधिक निक्षेप उत्तर पश्चिमी चीन में, चीन के लगभग 6.50 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में 300 मीटर तक की गहराई में लोयस के निक्षेप मिलते हैं। और यहाँ पर यह निक्षेप समुद्र तल से, यहाँ पर जो ये निक्षेप है क्या है? समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई तक भी ये पाए जाते हैं, जो सैकड़ों किमी दूर मध्य एशिया में स्थित
मध्य एशिया में जो स्थित जो गोबी जो मरुस्थल है, गोबी के मरुस्थल से पवन द्वारा लाकर बिछाई गई चीन की सबसे प्रसिद्ध हांगहो नदी लोएस की पीली मिट्टी को बहाकर ले जाती है, जिस कारण इसका नाम क्या है, पीली नदी हो जाता है। जिसका सागर में यह गिरती हैं और लोएस के अफवाह को जमा करने के कारण उसे पीला सागर यानी येलो सी के नाम से भी जाना जाता है। चीन की लोएस भाग में नदियों ने लोएस की कोमल मिट्टी को काटकर खड्ड में विभक्त करके कई स्थानों पर उत्खात स्थलाकृतियों का निर्माण कर दिया है, और इसके अतिरिक्त प्राचीन पठार तथा साइबेरिया के कुछ भागों में भी लोएस के निक्षेप मिलते हैं, और कृषि की दृष्टि से भी यह बहुत उपजाऊ होती हैं ये लोएस। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, लोएस जो होती हैं वो कृषि की दृष्टि से बहुत उपजाऊ होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी बेसिन में, और यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और पोलैंड यानी यूरोप में जो है कहाँ कहाँ है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ है, तो मिसिसिपी नदी और मिसौरी के बेसिन में, और यूरोप में जो है वो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी और पोलैंड तथा बेल्जियम में, और दक्षिणी जो है अमेरिका जो में जिसमें अर्जेंटीना के मैदानी भाग में भी लोएस के विस्तृत भाग यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी निक्षेप मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के कुछ क्षेत्रों में भी लोएस के जमाव देखने को मिलते हैं। आज बहुत है और अगले वीडियो में अपन आगे जो बालू का स्तूप के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।